अपने पापा की अस्थियां विसर्जित करके लौट रही रिया दुश्मनों के हमले के बाद घायल हो गई थी। रोहन उसे लेकर पहाड़ी इलाकों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। उधर अभिमन्यु और रामू काका हमले में मारे गए थे। रोहन, और कितना दूर चलना होगा? रिया ने पूछा। पता नहीं, यहां मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं मिल रहा। हम मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते। रोहन ने जवाब दिया। क्या अभिमन्यु और रामू काका ठीक होंगे? रिया ने चिंता करते हुए पूछा। हां, उम्मीद तो है, रोहन ने रिया का दिल रखने के लिए कहा। लेकिन वो ये अच्छे से जानता था कि अभिमन्यु और रामू काका का बचना नामुमकिन है। कुछ दूर चलने के बाद रोहन को एक कार नजर आई। एक कार आ रही है, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं लिफ्ट लेकर आता हूं। रोहन रिया से बोला और सामने से आती कार को अंगूठा दिखाकर लिफ्ट मांगने लगा। लेकिन वो कार नहीं रुकी और सीधा आगे बढ़ गई। कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे, रोहन रिया से बोला। कुछ देर बाद फिर से एक कार आई। रोहन ने फिर से लिफ्ट मांगी, लेकिन ये कार भी नहीं रुकी। इसी तरह वहां से और भी कई गाड़ियां गुजरी, लेकिन कोई भी रोहन को लिफ्ट देने के लिए नहीं रुकी। ये नजारा देख रिया की हंसी छूट गई और वो बोली, रोहन, ऐसी सीरियस शक्ल बनाकर लिफ्ट मांगोगे तो कौन देगा? सबको यही लगेगा कि कोई राहगीर नहीं, लुटेरा है। अच्छा, तो तुम ट्राई कर लो, रोहन ने कॉन्फिडेंस से कहा। उसे लगा जब मुझसे कोई गाड़ी नहीं रुक पाई तो रिया क्या ही कर लेगी। ठीक है, अब तुम मुझे देखो और सीखो, रिया रोहन से इतराकर बोली और रोहन को साइड में करके खुद रोड पर खड़ी हो गई। तभी उसे सामने से एक ट्रक आता दिखा। उसे देखकर रिया रोड पर स्टाइल से ऐसे खड़ी हो गई जैसे कोई मॉडल फोटो खिंचवाने के लिए पोज देती है। फिर रिया ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बिखेरी और ट्रक की ओर प्यार से हाथ लहराते हुए उसे रुकने का इशारा किया। वो ट्रक जैसे ही रिया के पास आया, अचानक से वहां रुक गया। इस पर रिया ने पलटकर रोहन की ओर ऐसे प्राउड होकर देखा जैसे वो ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीत लाई हो। उधर जवाब में रोहन ने रिया को थम्स अप करके दिखा दिया। तभी उस ट्रक की खिड़की से एक 40 साल के हट्टे कट्टे शख्स का चेहरा बाहर आया और उसने रिया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा, कहां जाओगी प्रिटी लेडी? रिया कहने ही वाली थी कि पहाड़ी पर बने गिरीश आहूजा के फार्म हाउस पर, लेकिन तभी रोहन बीच में आ गया और बोला, यहां आसपास कोई हॉस्पिटल है? रोहन ने रिया को गिरीश आहूजा का नाम नहीं लेने दिया, क्योंकि यदि इस ट्रक ड्राइवर को पता चलता कि रिया यहाँ के फेमस और रिच शख्स की बेटी है तो वो पैसों के लालच में रिया को किडनैप करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता था। जो ट्रक ड्राइवर अभी तक रिया को देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था, रोहन को सामने खड़ा देखकर उसकी खुशी गायब हो गई। उसने रोहन को घूरा और चिढ़ते हुए बोला, हॉस्पिटल क्यों जाना है? इस लड़की को चोट लगी है। रोहन ने रिया के हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, ओह, तुम्हें ये चोट कैसी लगी प्रिटी लेडी? ट्रक ड्राइवर ने रिया से दुखी होने का दिखावा करते हुए प्यार से पूछा। जवाब में रिया तपाक से बोल पड़ी, वो एक्चुअली मुझे गोली। रिया आगे कुछ कहती, तभी रोहन ने उसे बीच में ही रोक दिया और वो खुद आगे आकर बोला, एक्चुअली इसे गोल गोल घूमने का बड़ा शौक है, तो ये बाइक को एक पहिए पर खड़ा करके उसे गोल गोल घुमा रही थी, लेकिन तभी गिर पड़ी, जिससे हमारी बाइक भी खराब हो गई और इसका हाथ भी, रोहन ने बात को घुमाते हुए कहा। इस पर ट्रक ड्राइवर ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हाँ, यहां से कुछ दूरी पर ही एक हॉस्पिटल है, अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनते ही रोहन ने रिया को सहारा देते हुए ट्रक के अंदर बिठा दिया। फिर वो खुद भी चढ़ने लगा। ओ हीरो, तुम कहां चल दिए? ट्रक ड्राइवर ने रोहन को अंदर आने से रोकते हुए कहा, ये लड़की मेरे साथ है और मैं भी इसके साथ ही जाऊंगा। रोहन ने सख्त लहजे में बोला, हाँ हाँ बेशक, साथ ही जाना, लेकिन अंदर बैठकर नहीं, पीछे बाहर बैठकर। अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि तुम भी आ सको। ट्रक ड्राइवर ने रोहन से बोला। रोहन को ट्रक ड्राइवर की ये बात पसंद नहीं आई। वो ऐसी नाजुक सिचुएशन में रिया से दूर होकर नहीं बैठना चाहता था।
इसलिए उसने एक बार और अंदर बैठने की जिद की और बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं अंदर कहीं भी एडजस्ट हो जाऊंगा। रोहन का ये जिद्दीपन देख ट्रक ड्राइवर भड़क गया और चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? बोला ना अंदर स्पेस नहीं है। वैसे भी मेरा छोटा भाई अंदर पहले से सो रहा है, मैं इस लड़की को भी मुश्किल से ही एडजस्ट कर पाऊंगा, तो तुम्हारे अंदर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी रोहन ने ट्रक के अंदर झांका तो देखा कि ट्रक के केबिन में एक छोटी सी स्लीपर बेंच बनी हुई है, जिस पर एक 35 साल का शख्स सो रहा था। रिया ट्रक ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठी थी और उसके ठीक पीछे ये शख्स लेटा हुआ था। ये देखकर रोहन को और डाउट होने लगा। अब वो दो अनजान शख्स के साथ रिया को अंदर अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। रिया को जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना जरूरी था और कुछ देर पहले उनसे टकराए दुश्मन रिया को ढूंढते हुए कभी भी यहां आ सकते थे। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी ट्रक ड्राइवर इरिटेट होकर बोला, तुम्हें चलना भी है या नहीं? वरना इस लड़की को लो और मेरे ट्रक से बाहर निकल जाओ। वैसे भी तुम्हारे चक्कर में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। यह सुनकर रोहन रिया की ओर देखने लगा। तभी रिया बोली, जाने दो ना रोहन, थोड़ी देर की ही बात है, बैठ जाओ पीछे। और वैसे भी तुम वहां बाहर से भी तो मुझ पर नजर रख ही सकते हो। यह सुनकर रोहन ने बेमन से अपनी गर्दन हिला दी और ट्रक के पीछे ट्रॉली में बैठ गया। यहां पीछे ट्रक के केबिन की ओर जाती एक छोटी सी खिड़की भी थी, जिससे रोहन रिया पर नजरें गड़ाए हुए था। अगले ही पल ट्रक ड्राइवर ने अपना ट्रक आगे बढ़ा दिया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर सामने रास्ते पर कम और रिया को ज्यादा देख रहा था। प्रिटी लेडी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ट्रक ड्राइवर ने रिया से पूछा। फिलहाल तो नहीं, लेकिन आगे बन भी सकता है, रिया ने खिड़की से पीछे रोहन की ओर देखते हुए कहा। लेकिन ट्रक ड्राइवर को लगा कि रिया पीछे सोए उसके भाई को देख रही है। इस पर वो बोला, मेरे भाई को बना लो अपना बॉयफ्रेंड, किसी भी हीरो से कम नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इस बात ने रिया को बहुत अनकंफर्टेबल फील कराया। उसका मन तो किया उस ट्रक ड्राइवर का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने किसी तरह से अपने गुस्से को काबू किया और उस ट्रक ड्राइवर को इग्नोर किया, क्योंकि अभी उसका हॉस्पिटल जाना ज्यादा जरूरी था। क्या हुआ, शर्मा गई? अच्छा है, मेरा भाई भी काफी शर्मीला है, लेकिन सिर्फ बोलने में, बाकी कामों में नहीं। इतना कहकर ट्रक ड्राइवर ने रिया को आंख मारी। यह देखकर रिया के सब्र का बांध टूट पड़ा और उसने ट्रक ड्राइवर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हाउ डेयर यू! रिया गुस्से से बोली। तभी ट्रक ड्राइवर का सोया हुआ भाई जाग गया और वो रिया को हैवानियत भरी नजरों से देखने लगा। फिर उसने उस खिड़की का शटर लगा दिया जहां से रोहन रिया को देख रहा था। रिया कुछ समझ पाती उसके पहले ही उसने रिया पर झपट्टा मारा। रिया जोर से चिल्लाई, रोहन! उधर पीछे बैठे रोहन ने जैसे ही रिया की आवाज सुनी और खिड़की को बंद होता देखा तो वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरन उस खिड़की के पास गया और उस पर जोरदार पंच मारा। इससे खिड़की टूट गई। तभी रोहन ने देखा कि उस ट्रक ड्राइवर का भाई रिया के साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये देखकर रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने उस छोटी सी खिड़की में हाथ डालकर रिया को पकड़े उस शख्स को अपनी ओर तेजी से खींचा। इससे उस शख्स की मुंडी खिड़की से बाहर रोहन की तरफ आ गई, जिसे रोहन ने पूरा 360 डिग्री घुमा दिया। इससे उस शख्स की हड्डियों के क्रैक होने की जोर से आवाज आई और वो मौके पर ही मर गया। छोटू! ट्रक ड्राइवर अपने मरे हुए भाई को देखकर चिल्लाया। फिर वो रोहन की ओर गुस्से से देखकर बोला, तेरी तो अब देख मैं इस लड़की का क्या हाल करता हूं। इतना कहकर ट्रक ड्राइवर ने एक हाथ से रिया की गर्दन पकड़ ली और दूसरे हाथ से ट्रक चलाना जारी रखा। ट्रक ड्राइवर की पकड़ से रिया का दम घुटने लगा। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उधर रोहन ने जब ये देखा तो वो ट्रक के केबिन की छत पर चढ़ गया और फिर आगे ट्रक के फ्रंट में आकर बोनट पर खड़ा हो गया। रोहन को यूं अपने सामने अचानक से खड़ा देखकर ट्रक ड्राइवर हैरान रह गया, लेकिन अपने भाई के कातिल रोहन को देखकर उसे और गुस्सा आया और वो रिया की गर्दन पहले से भी ज्यादा जोर से दबाने लगा। ये देखकर रोहन भी गुस्से से आग बबूला हो गया।
अब उसके और उस ट्रक ड्राइवर के बीच में सिर्फ ट्रक के फ्रंट ग्लास की दीवार थी, जिसे रोहन ने अपने पंच से आसानी से तोड़ दिया। फिर उसने उस ट्रक ड्राइवर की गर्दन दबोच ली। रोहन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि ट्रक ड्राइवर का दम रिया से भी ज्यादा तेजी से घुटने लगा, और फिर देखते ही देखते उसकी सांसें थम गई और रिया की गर्दन से उसका हाथ छूट गया। यह देखकर रोहन ने उस मरे हुए ट्रक ड्राइवर को बाहर फेंक दिया और खुद उसकी सीट पर बैठकर ट्रक ड्राइव करने लगा। तुम ठीक तो हो? रोहन ने रिया की ओर देखकर पूछा। डरी हुई रिया ने हां में अपनी गर्दन हिलाई। फिर कुछ देर बाद वो नॉर्मल होकर बोली, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं, ट्रक चला रहे रोहन ने कहा। क्यों? रिया ने कंफ्यूज होकर पूछा। अब हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हॉस्पिटल जाना सेफ नहीं है। दुश्मन जानते हैं कि तुम घायल हो, तो वो हमें ढूंढते हुए हॉस्पिटल भी आ सकते हैं। रोहन ने जवाब दिया। तो फिर हम पापा के फार्म हाउस से चलते हैं, वहीं डॉक्टर को बुला लेंगे। रिया ने सजेशन दिया। जवाब में रोहन बोला, वहां भी नहीं जा सकते। हमारा फार्म हाउस पर जाना भी दुश्मनों के लिए एक्सपेक्टेड है। उन्होंने हमें मारने के लिए वहां भी कुछ इंतजाम कर रखे होंगे, और वैसे भी वहां की सिक्योरिटी इतनी दमदार नहीं है कि वो हमें दुश्मनों की फौज से बचा सके। तो फिर हम कहां जाएंगे? रिया ने टेंशन में आकर पूछा। तभी रोहन कुछ सोचने लगा। फिर वो बोला, शायद एक आदमी हमारी मदद कर सकता है। इतना कहकर रोहन ने अपना मोबाइल बाहर निकाला। लकीली उसमें अब नेटवर्क मिल रहे थे। रोहन ने अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया और बोला, हेलो, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो आखिर तुमने कॉल कर ही लिया। मैं वही सोच रहा था कि अब तक तुम्हारा फोन क्यों नहीं आया। बोलो, क्या मदद चाहिए? कॉल पर मौजूद शख्स बोला, फिलहाल हमें छुपने के लिए एक जगह चाहिए और मेरी दोस्त के इलाज के लिए एक डॉक्टर। रोहन ने जवाब दिया, समझो हो गया, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूं, तुम वहां आ जाओ। कॉल पर मौजूद शख्स ने कहा और कॉल कट कर दिया। तभी रोहन के फोन पर एड्रेस आ गया, जिसे फॉलो करते हुए उसने ट्रक आहूजा के फार्म हाउस की बजाय दूसरी डायरेक्शन में मोड़ दिया। कुछ देर बाद रोहन ट्रक लेकर बीच पर बने पैराडाइज रिजॉर्ट के सामने आकर रुका। यह एक बेहद खूबसूरत और बड़ा रिजॉर्ट था। रोहन रिया को लेकर उस रिजॉर्ट के रिसेप्शन एरिया में गया। जहां पहुंचते ही एक 22 साल की खूबसूरत लड़की रोहन के पास आई और बोली, क्या आप ही मिस्टर रोहन हैं? जवाब में रोहन ने हां में अपना सर हिलाया। मेरे पीछे आइए, उस खूबसूरत लड़की ने कहा। यह सुनते ही रोहन और रिया उस लड़की के पीछे चल पड़े। वो लड़की रोहन और रिया को रिजॉर्ट के एक्सक्लूसिव रूम में ले गई। उस रूम में पहले से कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज मौजूद थी। साथ ही एक हॉस्पिटल बेड और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी थे। घायल रिया को देखकर एक नर्स ने उसे बेड पर लेटने का इशारा किया। इस पर रिया ने रोहन को देखा। रोहन ने इशारे में उसे लेटने को कहा। फिर रिया जाकर उस बेड पर लेट गई। फिर वहां मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेज रिया की बाजू पर लगी गोली को निकालने लगे। कुछ ही देर में वो गोली बाहर निकल गई और रिया की मरहम पट्टी हो गई। रिया को डॉक्टर ने कुछ देर यहीं लेटकर आराम करने की सलाह दी। फिर सारा मेडिकल स्टाफ वहां से चला गया। उनके जाते ही स्काई ब्लू शर्ट और पिंक शॉर्ट्स पहना एक 45 साल का शख्स रूम में एंटर हुआ। उसने जैसे ही रोहन को देखा, गर्म जोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, कैसे हो यंग मैन? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। इस पर रोहन ने उस शख्स से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं। तभी उस शख्स की नजर बेड पर लेटी रिया पर पड़ी। उसे देखकर वो चौंक गया और बोला, तुम आहूजा की बेटी हो ना? यह सुनकर रिया भी चौंक गई और बोली, आप मुझे कैसे जानते हैं? तो आखिर कौन है ये शख्स? क्या है इसका रोहन और रिया से कनेक्शन? क्या रोहन रिया को सेफली फीजी से बाहर निकाल पाएगा या दुश्मनों के हाथों मारा जाएगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रोहन रिया को लेकर एक खास शख्स से मदद लेने पैराडाइज रिजॉर्ट आया था। इस शख्स ने रोहन का गर्म जोशी से वेलकम किया, लेकिन रिया को देखकर चौंक गया और बोला। यह सुनकर रिया भी हैरान रह गई
और बोली, आप मुझे कैसे जानते हैं? जवाब में उस शख्स ने कहा, आहूजा मेरा दोस्त हुआ करता था। वो जब भी फिजी आता था तो मुझसे जरूर मिलता था। उसी से तुम्हारे बारे में सुना था। उसने तुम्हारी फोटो भी दिखाई थी। लेकिन आप कौन? रिया ने पूछा। मेरा नाम जॉन मैथ्यू है और मैं इस पैराडाइज रिजॉर्ट का मालिक हूं, उस शख्स ने जवाब दिया। जिस पर रिया बोली, आप मुझे कैसे जानते हैं ये तो समझ में आ गया, लेकिन रोहन, आप उसे कैसे जानते हैं? अब जॉन कुछ बोलता तभी रोहन बीच में आ गया और बोला, जॉन अंकल मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं। जॉन फिजी का जाना माना बिजनेसमैन है और उसकी यहां खूब चलती है, इसलिए जिग्नेश को उम्मीद थी कि वो रोहन की मदद कर पाएगा। तो बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? जॉन ने रोहन की ओर देखकर पूछा। हमारे ऊपर आज हमला हुआ था। करीब 100 लोग हमें मारने आए थे। हम जैसे तैसे वहां से निकल तो आए, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। फिजी अब रिया के लिए सेफ नहीं है। हर कोई उसकी जान लेने पर तुला है। इसलिए क्या आप हमें सेफली सिंगापुर पहुंचा सकते हैं? रोहन ने पूरा मैटर समझाते हुए कहा। इस पर जॉन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, देखता हूं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। इतना कहकर जॉन वहां से जाने लगा। तभी रोहन उन्हें रोकते हुए बोला, जॉन अंकल, 1 मिनट बाहर रुकना, मुझे आपसे कुछ और भी काम है। इस पर जॉन ने हां में अपनी गर्दन हिला दी और वो रूम से बाहर जाकर खड़ा हो गया। इधर रोहन ने रिया को देखा और बोला, तुम यहीं आराम करो, मैं अभी आया। फिर रोहन कमरे से बाहर चला गया, जहां जॉन पहले से खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। हाँ रोहन, बोलो, और किस तरह तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं मैं? इस पर रोहन बोला, जॉन अंकल, जब हम पर दुश्मनों ने हमला किया था तब हमारे 2 साथी वहीं उनसे मुकाबला करने रुक गए थे, ताकि हमें वहां से निकलने का मौका मिल जाए। क्या आप अपने सोर्सेस से पता लगा सकते हैं कि वो लोग जिंदा हैं या मर गए? और यदि जिंदा हैं तो इस समय कहां हैं? जवाब में जॉन ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ठीक है, मैं पता लगाता हूं। फिर जॉन कुछ सेकंड रुककर बोला, वैसे ये दुश्मन रिया के पीछे क्यों पड़े हैं? इस पर रोहन ने कहा, मिस्टर आहूजा ने बताया था कि उन्होंने कुछ लोगों को नाराज कर दिया था और वो उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। शायद उन्हीं में से किसी ने मिस्टर आहूजा का मर्डर भी करवाया और अब उनकी मौत के बाद रिया के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वो आहूजा के बिजनेस की इकलौती वारिस है। इस पर जॉन ने गहरी सांस ली और कहा, आहूजा जब भी फिजी आता था तो मैं उससे अक्सर कहता था कि तू ये उल्टे सीधे काम छोड़ दे, सिर्फ ईमानदारी वाला बिजनेस कर। लेकिन वो बोलता था कि मैं अब इस दलदल में बुरी तरह फंस चुका हूं, चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। तभी रोहन कुछ सोचते हुए बोला, जॉन अंकल, क्या आप अपने लोकल सोर्सेस से पता लगा सकते हैं कि फिजी में रिया पर हमला किसने करवाया? आखिर इन हमलों के पीछे किसका हाथ है? मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा, जॉन ने कहा और फिर वो वहां से चला गया। उधर रोहन फिर से रूम में रिया के पास आ गया। उसने देखा कि घायल रिया थकान और मेडिसिन की वजह से गहरी नींद में सो गई है। रोहन रिया के बेड के पास रखी चेयर पर बैठ गया और रिया को देखते हुए मन ही मन कुछ सोचने लगा। शाम के करीब 7 बजे रिया की आंख खुली। उसने देखा कि रोहन उसके पास चेयर पर बैठे बैठे ही सो गया था। शायद वो भी दुश्मनों से लड़ते लड़ते बहुत थक गया था, इसलिए उसकी भी आंख लग गई। रिया ने मन ही मन सोचा। फिर रिया बेड से उठी और रोहन को प्यार से निहारने लगी। आखिर तुम हो कौन? कैसे अचानक से आ गए मेरी लाइफ में? और आगे क्या है हमारा फ्यूचर? रिया मन ही मन ये सारी बातें सोच रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और जॉन अंदर आया। उसकी आहट से रोहन की नींद खुल गई। उसने जॉन को देखते ही पूछा, कोई नई खबर? हाँ, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। पहले कौन सी सुनोगे? जॉन ने पूछा। बैड न्यूज ही सुना दो, रोहन बोला। पुलिस को पहाड़ी वाले रास्ते पर 2 डेड बॉडी मिली है। एक 60 साल का बूढ़ा है
तो दूसरा 40 के आसपास का है, जॉन ने सीरियस टोन में कहा। यह सुनते ही रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो हैरान होकर बोली, रामू काका और अभिमन्यु, क्या वो दोनों नहीं रहे? इतना कहते ही उसकी आंखें नम हो गई। इस पर जॉन बोला, शायद हां, पुलिस को उन 2 डेड बॉडी के पास से आईडी कार्ड भी मिला है। पहले वाले का नाम तो अभिमन्यु पाटिल ही है, लेकिन दूसरे का नाम रामू काका नहीं, रामचरण समथिंग था। यह सुनकर रोहन ने रिया को देखा, जिस पर रिया बोली, रामचरण रामू काका का असली नाम था। फिर रिया ने जॉन की ओर देखा और पूछा, क्या आपकी खबर पक्की है? इस पर जॉन ने हां में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखते ही रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रामू काका और अभिमन्यु की डेथ का बहुत दुख हुआ। वैसे गुड न्यूज क्या है? कुछ देर की चुप्पी के बाद रोहन ने पूछा, मैंने तुम्हें सिंगापुर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है, तुम लोग आज रात ही निकल सकते हो। जॉन ने जवाब दिया। यह सुनकर रोहन को थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन अभिमन्यु और रामू काका की बॉडी, क्या हम उन्हें भी साथ नहीं ले जा सकते? रिया ने पूछा। फिलहाल तो नहीं, लेकिन जब पुलिस सारी फॉर्मेलिटीज कर लेगी तो मैं दोनों की बॉडी सिंगापुर भिजवा दूंगा, जॉन ने जवाब दिया। इस पर रिया ने ना चाहते हुए भी हां में अपनी गर्दन हिला दी, क्योंकि उसकी वजह से पहले ही उसके 2 करीबी शख्स मर चुके थे और अब वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण दुश्मन रोहन को भी कुछ करे। इसलिए वो भी फीजी से जल्द बाहर निकलना चाहती थी। वैसे कितने बजे है हमारी फ्लाइट? रोहन ने पूछा। फ्लाइट नहीं, शिप। तुम लोग समुद्र से होकर जाओगे, ये ज्यादा सेफ भी रहेगा और दुश्मन को इसकी भनक भी नहीं लगेगी, जॉन ने जवाब दिया। शिप वाला आइडिया सुनते ही रोहन न जाने क्यों लेकिन थोड़ा खुश हो गया। रात के करीब 11 बजे जॉन ने रिया और रोहन को एक कार्गो शिप पर बिठा दिया। ये शिप मेरा कुछ जरूरी सामान लेकर सिंगापुर जा रही है, तो तुम लोग भी लगे हाथों इसके साथ वहां पहुंच जाओगे, जॉन ने रोहन और रिया से कहा। थैंक यू सो मच जॉन अंकल, आपने हमारी बहुत मदद की, रिया ने पोलाइटली कहा। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, आखिर आहूजा की दोस्ती के नाम पर मैं उसकी बेटी को सेफली फीजी से बाहर तो निकाल ही सकता हूं, जॉन ने कहा। फिर रोहन की तरफ देखा और बोला, और फिर ये यंग मैन भी तो मेरे दोस्त का खास है, मैं इसे भी ना नहीं कह सकता था। इस पर रोहन ने जॉन से हाथ मिलाया और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिया का ख्याल रखना और अपना भी, जॉन बोला। फिर वो रोहन के थोड़ा करीब आया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, रिया पर हमला किसने करवाया इसकी जानकारी मैं पता करके जिग्नेश को भिजवा दूंगा। इस पर रोहन ने हां में अपनी गर्दन हिला दी। फिर वो जॉन से बोला, वैसे मुझे आपका एक और फेवर चाहिए। हाँ बोलो, जॉन ने कहा। ईथन नाम के एक बूढ़े शख्स हैं, उनके घर हाल में ही चोरी हुई है। क्या आप अपने सोर्सेस से पता लगा सकते हैं कि ये चोरी किसने की? इस पर जॉन बोला, ये छोटे मोटे चोर की इंफॉर्मेशन का तुम क्या करोगे? क्या इससे भी रिया को खतरा है? इस पर रोहन बोला, नहीं, ये मेरा कुछ पर्सनल मैटर है, लेकिन आप हेल्प कर देंगे तो मुझे बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तुम्हारे लिए ये काम भी कर दूंगा। इतना कहकर जॉन शिप से उतर गया। फिर शिप रोहन और रिया को लेकर सिंगापुर के लिए निकल पड़ी। फ्लाइट की तुलना में शिप का सफर काफी लंबा था। ऐसे में जॉन ने रिया और रोहन के लिए खास तौर पर शिप में बने एक कमरे का इंतजाम कर दिया था। रोहन, एक बात पूछूं? बेड पर बैठी रिया ने रोहन की ओर प्यार से देखते हुए कहा। अगर ना बोल दूंगा तो नहीं पूछोगी क्या? रिया के सामने दूसरे बेड पर बैठा रोहन मजाक में बोला। नहीं, तो भी पूछूंगी, रिया ने प्यार से लेकिन डोमिनेट करते हुए कहा। फिर वो हल्का सा हंस पड़ी। फिर परमिशन क्यों ले रही हो, डायरेक्ट पूछ लो, रोहन बोला। इस पर रिया अपने बेड से उठ गई और रोहन के पास आकर बोली, तुमने टाइटैनिक देखी है? हाँ,
लेकिन क्यों? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। उस फिल्म में एक सीन मेरा फेवरेट था, रिया ने कहा। कौन सा? रोहन ने पूछा। अरे वही जिसमें हीरो और हीरोइन शिप की फ्रंट में खड़े हो जाते हैं और फिर रोमांटिक अंदाज में हवा में हाथ फैलाते हुए समुद्र की ठंडी हवा को महसूस करते हैं। रिया ने बड़े ही चाव से उस सीन को एक्सप्लेन किया। इस पर रोहन बोला, पता है, मेरा भी फिल्म में एक फेवरेट सीन था। कौन सा? रिया ने बड़े एक्साइटमेंट से पूछा। जब जहाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं और सब डूब कर मर जाते हैं, और तुम ऐसे स्टंट दिखाओगी तो तुम भी डूब जाओगी, रोहन ने कहा। क्या यार रोहन, तुम तो बड़ी बोरिंग हो, रिया ने कहा। फिर वो कुछ देर रुककर बोली, वैसे यदि मैं सच में डूब गई तो क्या तुम मुझे बचाने के लिए कूदोगे? इस पर रोहन बोला, यदि गलती से या किसी हमले की वजह से डूबी तो जरूर बचाने आऊंगा, लेकिन ये फिल्मों वाली बेवकूफी की वजह से डूबी तो मैं नहीं आने वाला। ये सुनकर रिया की हंसी छूट गई। क्या बात है रोहन, एक्शन करने में तो तुम माहिर हो, लेकिन कभी कभी कॉमेडी भी अच्छी कर लेते हो। बस रोमांस करना सीख जाओ, फिर तुम एक कंप्लीट हीरो पैकेज बन जाओगे, रिया ने रोहन के मजे लेते हुए कहा। ना मुझे रोमांस करना सीखना है और ना हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट है, मैं जैसा हूं ठीक हूं, रोहन बोला। लेकिन क्यों? रिया ने पूछा। टाइटैनिक का लास्ट सीन याद है ना? इस रोमांस और हीरो बनने के चक्कर में ही हीरो मारा गया था, रोहन ने कहा। हाँ, लेकिन उसकी प्रेम कहानी तो अमर हो गई थी ना, रिया बोली। इस पर रोहन बोला, बहुत बातें हो गई, अब हमें सो जाना चाहिए। खासकर तुम बात कम और रेस्ट ज्यादा करो, तुम्हारी चोट अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। ओ देखो देखो, अब ये हीरो केयर भी करने लगा, रिया ने रोहन को छेड़ते हुए कहा। गुड नाइट रिया, रोहन रिया से पीछा छुड़ाने को बोला, फिर चादर ओढ़कर सो गया। ये देखकर रिया को बड़ा मजा आया। तुम्हें फाइट में भले ही कोई ना हरा पाए, लेकिन बातों में मैं हरा सकती हूं, रिया धीरे से बोली, जिसे चादर ओढ़कर सोने का नाटक कर रहे रोहन ने सुन लिया, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ देर बाद रिया भी अपने बेड पर जाकर सो गई। अगली सुबह जब रोहन की आंख खुली तो उसे रिया शिप के कमरे में नहीं मिली। ये देखकर वो घबरा गया और वो रिया को शिप पर ढूंढने लगा। जब वो शिप के टॉप पर पहुंचा तो उसने देखा कि रिया शिप के फ्रंट पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज हवा के झोंकों और समुद्र की लहरों पर ऊपर नीचे होते जहाज की वजह से वो ऐसा करने में डर भी रही थी। रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यहां आओ अभी, रोहन दूर से चिल्लाते हुए रिया से बोला। जब तक वो टाइटैनिक वाला सीन ट्राई नहीं कर लेती, नहीं आऊंगी, रिया बोली, और वो फिर से शिप के फ्रंट पर खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऐसा करते समय उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरते गिरते बची। रिया, ये खतरनाक है, तुम गिर जाओगी, रोहन फिर से चिल्लाया। तो यहां आ जाओ और मुझे गिरने से बचाओ, रिया ने रोहन को इशारे से बुलाते हुए कहा। रोहन जानता था कि रिया बड़ी जिद्दी है और वो ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए वो रिया की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसके पास चला गया। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो और वापस चलो, रोहन बोला। ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे पकड़ो तो, रिया बोली। अब रोहन उसे मना करता उसके पहले ही रिया शिप के फ्रंट कॉर्नर पर दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। तभी उसका बैलेंस बिगड़ा, लेकिन रोहन ने दौड़कर उसे पीछे से पकड़ लिया। फिर रिया जोर से चिल्लाई, और रोहन के ना चाहते हुए भी वो टाइटैनिक वाला सीन रिया ने क्रिएट कर लिया। बड़ी ही जिद्दी और चालाक है ये लड़की, रोहन ने मन ही मन सोचा। उधर शिप पर थोड़ी दूर ऑरेंज टी शर्ट पहना एक 30 साल का लड़का काफी देर से रोहन और रिया को घूरे जा रहा था। तभी उसने अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया और बोला, मेरा डाउट सही निकला, ये वही लड़की है। तो आखिर कौन है ये शख्स? वो रिया को ऐसे क्यों घूर रहा था और फोन पर किसे उसकी जानकारी दे रहा था? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
रिया शिप के फ्रंट पर टाइटैनिक पोज देते हुए चिल्ला रही थी। वूहू! रोहन उसे पीछे से पकड़कर सपोर्ट दे रहा था ताकि रिया गिर न जाए। उधर एक ऑरेंज टी शर्ट पहना शख्स रिया को घूरे जा रहा था। तभी रोहन की नजर उस शख्स पर पड़ी। उसे कुछ गड़बड़ लगी, जिस पर रोहन रिया से बोला, तुम्हारा ये टाइटैनिक पोज का शौक पूरा हो गया हो तो हम नीचे उतरें। बस 2 मिनट और रोहन, देखो ना कितना मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई आजाद पंछी हूं। रिया अपना टाइटैनिक वाला पोज कंटिन्यू करते हुए एंजॉय करते हुए बोली, बस अब और नहीं। तुम्हारी सेफ्टी को लेकर हम पहले ही बहुत रिस्क ले चुके हैं। इसके अलावा तुम ऐसी हरकतें करोगी तो सबका ध्यान ना चाहते हुए भी हम पर जाएगा। हमें यहां लो की रहना है। इतना कहते हुए रोहन ने रिया को पकड़कर नीचे उतार दिया। नीचे आते ही रिया को एक छींक आई। अच्छी! और लो ठंडी हवा के मजे। हो गई ना सर्दी? रोहन ने रिया से कहा। अरे बाबा कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके। तभी रिया को दूसरी छींक आ गई। अच्छी! इस पर रोहन ने रिया को आई टोल्ड यू वाली निगाहों से देखा। फिर बोला, जाओ तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय भिजवाता हूं। और तुम? रिया ने पूछा। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। रोहन ने रिया को अभी भी घूरे जा रहे ऑरेंज टी शर्ट वाले शख्स को देखते हुए कहा, ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना। यदि ये शिप टूट गई और मेरे कमरे में पानी भर गया तो तुम्हें ही मुझे बाहर निकालना होगा। रिया ने रोहन को टाइटैनिक फिल्म का सीन याद दिलाते हुए छेड़ा। फिर वो हंसते हुए वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। रिया के जाते ही रोहन उस ऑरेंज टी शर्ट वाले शख्स की ओर गया जो अभी भी जाती हुई रिया को घूरे जा रहा था। कुछ प्रॉब्लम है क्या? रोहन ने ऑरेंज टी शर्ट वाले शख्स के करीब आकर पूछा। ये सुनकर उस शख्स ने पलटकर रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, नहीं तो। क्यों, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन यदि तुमने उस लड़की की तरफ फिर आंख उठाकर देखा तो हो सकती है, रोहन ने धमकी भरे लहजे में कहा। हालांकि रोहन की धमकी से वो शख्स जरा भी नहीं डरा और वो बोला, तो अब मैं किसी को भी नहीं देख सकता? उसके लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी। वैसे तुम हो कौन? उसके बॉयफ्रेंड? मैं कौन हूं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वैसे तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? रोहन ने पूछा। मैं यहां क्या कर रहा हूं? ये बताओ तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तो इस शिप पर काम करता हूं, यहां का एम्प्लॉय हूं। लेकिन तुम तो यहां नए दिखाई दे रहे हो और ये कोई पैसेंजर शिप भी नहीं है। उस शख्स ने रोहन पर शक करते हुए पूछा। मैं यहां क्या कर रहा हूं इज नन ऑफ योर बिजनेस। बस इतना जान लो कि खुद इस शिप के मालिक ने मुझे यहां आने की परमिशन दी है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी अपने काम से काम रखो और दोबारा उस लड़की की तरफ ना देखो। रोहन ने फिर से उस शख्स को धमकाया। इस पर वो शख्स चुपचाप खड़ा होकर रोहन को घूरता रहा। मयंक, वहां क्या कर रहे हो? जल्दी इधर आओ, हमें अभी और भी कई काम निपटाने हैं। शिप पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने दूर से ऑरेंज टी शर्ट वाले शख्स को आवाज दी। जाओ मयंक जाओ, अपना काम करो। रोहन ने उस शख्स को भगाते हुए कहा। इस पर मयंक नाम के उस शख्स ने कुछ देर और रोहन को घूरा और फिर वो अपना काम करने चला गया। इधर रोहन शिप में मौजूद किचन की तलाश करने लगा ताकि वो रिया के कमरे में चाय भिजवा सके। किचन को खोजते हुए रोहन शिप पर इधर उधर घूमने लगा और साथ ही शिप को ऑब्जर्व भी करने लगा। तभी उसके कदम अचानक शिप पर रखे लकड़ी के एक बॉक्स के पास रुक गए। जब उसने उस बॉक्स के ऊपर लिखा एक टेक्स्ट पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बॉक्स पर लिखा था, द ब्लू होराइजन। ये तो वही नाम है ना जो ईथन दादू ने बताया था। इसी नाम की टूटी शिप उस आइलैंड पर भी थी जहां पर मैं दादाजी को मिला था। रोहन ने हैरान होकर खुद से कहा। उसे समझ में नहीं आया कि इस नाम वाला बॉक्स यहां शिप पर क्या कर रहा है। तभी रोहन की नजर वहां काम कर रहे एक बूढ़े अंकल पर पड़ी। अंकल सुनिए, रोहन बोला। हाँ बोलो।
उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, इस बॉक्स पर ये जो द ब्लू होराइजन लिखा है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? रोहन ने पूछा। इस पर वो बूढ़ा शख्स बॉक्स पर लिखे टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ने लगा। फिर वो कुछ याद करते हुए बोला, ये बॉक्स तो बिग ईगल कंपनी का है, जिसे हम सिंगापुर ले जा रहे हैं। बिग ईगल? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। इस पर बूढ़ा शख्स बोला, बिग ईगल सिंगापुर की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। उनकी फीजी वाली शिप खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने इसका सामान इस शिप में रखवा दिया। इस पर रोहन बोला, लेकिन जब कंपनी का नाम बिग ईगल है तो इस पर द ब्लू होराइजन क्यों लिखा हुआ है? और मैं गलत नहीं हूं तो ये भी एक शिप का ही नाम है ना? जवाब में बूढ़े शख्स ने रोहन को ध्यान से देखा और फिर बोला, तुम इतने यंग हो, फिर भी तुम्हें इस पुरानी द ब्लू होराइजन शिप के बारे में कैसे पता है? क्या मतलब? रोहन ने पूछा। जवाब में बूढ़ा शख्स बोला, द ब्लू होराइजन काफी सालों पहले सिंगापुर की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन फिर बिग ईगल ने उसे टेक ओवर कर लिया। शायद द ब्लू होराइजन के किसी पुराने एम्प्लॉय ने इस बॉक्स पर द ब्लू होराइजन लिख दिया होगा। यह सुनकर रोहन के दिमाग में एक साथ कई सारी चीजें चलने लगी। बिग ईगल, द ब्लू होराइजन, उसके माता पिता। वो इन सब चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगा। वैसे तुम यहां क्या कर रहे हो? पहले तो तुम्हें इस शिप पर कभी नहीं देखा। बूढ़े शख्स ने रोहन से पूछा। वो मैं कुछ काम से यहां आया था। वैसे क्या आप जानते हैं कि शिप पर किचन कहां है? मुझे चाय चाहिए थी। रोहन ने बात को घुमाते हुए कहा, आगे से लेफ्ट और फिर राइट। बूढ़े शख्स ने डायरेक्शन बताई। जवाब में रोहन ने शुक्रिया कहा और किचन की ओर चला गया। यहां किचन में रोहन को एक 45 साल का शेफ दिखा, जो खाना बनाने में काफी बिजी था। यहां चाय मिलेगी क्या? रोहन ने किचन में एंटर होते ही उस शेफ से पूछा। समुद्र में खड़े हो और पूछ रहे हो पानी है क्या? ऑब्वियसली तुम्हें यहां चाय मिलेगी। काम में बिजी शेफ ने बिना रोहन की ओर देखे कहा। इस पर रोहन बोला, ठीक है, तो आप 2 चाय हमारे कमरे में भिजवा दीजिए। यह सुनते ही बिजी शेफ ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। फिर पलटकर रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और रूडली बोला, यह कोई पैसेंजर शिप नहीं है जो चाय खुद चलकर तुम्हारे कमरे तक आएगी। खुद ले जाओ। इतना कहकर वो फिर से काम में बिजी हो गया। कुछ देर बाद जब चाय बनकर तैयार हो गई तो रोहन उसे लेकर रिया के कमरे की ओर चल पड़ा। रोहन जैसे ही कमरे में घुसा तो उसने देखा कि रिया अपने मोबाइल में अपने पापा की फोटो देखकर कुछ सोच रही थी। ये लो चाय। रोहन ने चाय का कप रिया की ओर बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू, रिया ने जवाब दिया और फिर से वो मोबाइल में अपने पापा की फोटो देखकर कुछ सोचने लगी। क्या हुआ? किस सोच में डूबी हो? रोहन ने चाय का एक घूंट पीते हुए पूछा। जवाब में रिया थोड़ी इमोशनल होकर बोली, यही कि अब सिंगापुर जाते ही चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। पापा और मेरे बीच भले ही दूरियां थी, लेकिन दिल को एक तसल्ली थी कि मेरे ऊपर किसी का हाथ है जो सब संभाल लेगा। लेकिन अब। इतना कहकर रिया चुप हो गई। तभी रोहन बोला, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, खुद को भी और मिस्टर आहूजा के बिजनेस को भी। हाँ, पर तुम भी मेरा साथ दोगे ना? रिया ने रोहन की आंखों में उम्मीद भरी नजरों से देखकर पूछा। इस पर रोहन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, देखो रिया, अभी तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, तुम मिस्टर आहूजा के इस बिजनेस एम्पायर को अपने कंधों पर ले लो, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिजनेस हैंडल नहीं कर पाओगी। तुम खुद अपना भी बिजनेस चलाती हो तो तुम्हें अनुभव है। लेकिन द थिंग इज, मिस्टर आहूजा के बहुत से दुश्मन हैं। कुछ तो उनके ऑफिस के अंदर ही हैं, और ये सभी किसी ना किसी तरह से तुम्हें मारने या इस बिजनेस से दूर रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए 24 घंटे
तुम्हारे ऊपर खतरा और काम का प्रेशर दोनों बना रहेगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है? रिया ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा। दूसरा ऑप्शन यह है कि तुम खुद को इस दलदल से दूर कर लो। मिस्टर आहूजा का बिजनेस वैसे भी डाउन जा रहा है, तो तुम खुद को उनके बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी हर चीज से अलग कर लो। फिर आहूजा के दुश्मन इस बिजनेस को हथियाने के लिए आपस में भले लड़ते रहें, ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम सेफ हो जाओगी। तो बोलो, कौन सा ऑप्शन चूज करोगी तुम? रोहन ने चाय का आखिरी घूंट पीते हुए पूछा। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? रिया ने पूछा। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा, लेकिन तुम कोई भी ऑप्शन चुनो, मैं दोनों ही सिचुएशन की जर्नी में तुम्हारा साथ दूंगा। रोहन बोला। इस पर रिया ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, फर्स्ट ऑप्शन, मैं फर्स्ट ऑप्शन चुनूंगी। रिया ने चाय का आखिरी घूंट पीते हुए कहा। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं? रोहन ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, क्योंकि रिया के इस फैसले ने उसे भी थोड़ा सा शॉक कर दिया था। जवाब में रिया अपने बेड से खड़ी हुई और वो शिप की खिड़की से आसमान की ओर देखते हुए बोली, पापा ने ये बिजनेस वर्ल्ड बड़ी मेहनत से बनाया है। वो कैसे गरीब से अमीर बने, उन्होंने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया, ये मैं अच्छे से जानती हूं। फिर उनकी मेहनत से खड़े किए इस एम्पायर को यूं ही किसी और के हाथ में कैसे जाने दूं? पापा हमेशा चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस में उनकी हेल्प करूं, बट मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन अब उनके मरने के बाद ही सही, अगर मैं उनके बिजनेस को संभाल लूं तो उन्हें खुशी होगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। रिया की ये बातें सुनकर मन ही मन में रोहन भी उससे इंप्रेस हो गया था, हालांकि उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। इधर रिया के पहला ऑप्शन चुनने की एक खास वजह और थी, जो उसने रोहन को नहीं बताई। यदि रिया खुद को पापा के बिजनेस वर्ल्ड से बाहर कर लेती तो आहूजा के दुश्मनों से उसे कोई खतरा नहीं रहता, लेकिन ऐसा होते ही रोहन उसे प्रोटेक्ट करना छोड़ देता और चला जाता। लेकिन पापा के बिजनेस वर्ल्ड का हिस्सा बने रहने पर उस पर हर पल खतरा रहेगा और रोहन हर पल उसके पास उसे प्रोटेक्ट करने को मौजूद रहेगा। रिया का यह फैसला सुनकर रोहन अपने दिमाग में आगे की प्लानिंग करने लगा। वैसे हम सिंगापुर कब तक पहुंच जाएंगे? रिया ने पूछा। आज रात को, रोहन ने जवाब दिया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, अच्छा सुनो, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, तब तक तुम मेडिसिन लेकर आराम करो। इस पर रिया ने हां में गर्दन हिलाई और मेडिसिन लेकर बेड पर लेट गई। उधर रोहन कमरे से बाहर आया और मोबाइल पर एक नंबर डायल करते हुए बोला, हेलो जग्गू अंकल। हाँ रोहन बोलो, कैसी रही तुम्हारी फिजी की ट्रिप? फोन पर मौजूद जिग्नेश शाह ने पूछा। अच्छी भी और बुरी भी, मैं आपको मिलकर सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल मुझे आपकी एक और हेल्प चाहिए। हाँ बोलो, जिग्नेश ने कहा। इस पर रोहन बोला, हम आज रात तक बाय शिप सिंगापुर पहुंच जाएंगे। क्या आप अपने कुछ लोगों को हमें पिक करने के लिए भेज सकते हो? मुझे अब आहूजा की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं रहा और फिलहाल मैं जिस सिचुएशन में हूं उसमें आपके सिवा मैं किसी और पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। जवाब में जिग्नेश बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को भेज दूंगा और जब तुम फ्री हो जाओ तब मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ और भी जरूरी बात करनी है। इतना कहकर जिग्नेश ने कॉल कट कर दी। फिर रोहन एक गहरी सोच में डूब गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं बार बार जग्गू अंकल को परेशान नहीं कर सकता। अभिमन्यु और रामू काका के मरने के बाद आहूजा के वर्ल्ड में अब कोई भी ट्रस्टेबल नहीं है। रिया को प्रोटेक्ट करने के अलावा मुझे अपने मॉम डैड को भी ढूंढना है। आई थिंक आई नीड अनदर हेल्पिंग हैंड। तभी रोहन ने अपना मोबाइल निकाला और वो किसी को कॉल करने लगा। तो आखिर किसे मदद के लिए बुलाएगा रोहन? कौन करेगा उसकी इस जर्नी में हेल्प? और सिंगापुर पहुंचकर रिया का क्या होगा? क्या वो अपने पापा का बिजनेस वर्ल्ड संभाल पाएगी या दुश्मनों के हाथों मारी जाएगी? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रोहन और रिया फिजी से सिंगापुर जा रहे थे। तभी रोहन को एहसास हुआ
कि रिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कुछ और हेल्पिंग हैंड्स लग सकते हैं। ऐसे में उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल करते हुए बोला, हेलो हितेश। ओह माय गॉड, क्या मेरे कानों ने सही सुना? रोहन, द अल्टीमेट प्रोटेक्टर सिक्योरिटी कंपनी का मालिक खुद मुझे कॉल कर रहा है। कॉल पर मौजूद हितेश ने आश्चर्य से कहा, हाँ हितेश, ये मैं ही हूं। कैसे हो तुम? रोहन ने पूछा। मैं ठीक हूं, तुम बताओ, आज अचानक मेरी याद कैसे आई? हितेश ने कहा। तभी रोहन को फोन पर गोलियों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी? तुम अभी कहां हो? ठीक तो हो? रोहन ने पूछा। हाँ भाई, एकदम मस्त हूं, बस बाहर थोड़ी हवा खाने निकला था। तेजी से बाइक दौड़ा रहा हितेश बोला। लंबी हाइट और स्लिम फिगर वाला हितेश असल में इस समय सिंगापुर की सड़कों पर एक बाइक गैंग का पीछा कर रहा था। वो एक मिशन पर था, जिसके चलते उसे इस बाइक गैंग को ठिकाने लगाना था। ये बाइक गैंग हितेश पर फायरिंग कर रहा था, जिनसे बचने के लिए हितेश तेजी से इधर उधर बाइक मूव कर रहा था और साथ ही बाइक गैंग पर गोलियां बरसाते हुए उन्हें एक एक करके गिराता भी जा रहा था। हितेश की ड्राइविंग स्किल और सटीक निशाना लगाने की काबिलियत दोनों ही कमाल की थी, जिसके चलते उसने देखते ही देखते पूरी बाइक गैंग को कुछ ही मिनटों में मार गिराया। उसकी बंदूक से जितनी भी गोलियां निकली, एक भी वेस्ट नहीं गई। हर गोली से कोई ना कोई मरा था। बाइक गैंग को ठिकाने लगाते ही हितेश ने अपनी बाइक रोक दी और फोन पर मौजूद रोहन से बोला, हाँ रोहन, अब बोलो। अब तुम्हें कोई शोर शराबा नहीं सुनाई देगा। क्या तुम अभी भी किसी सिक्योरिटी कंपनी में जॉब कर रहे हो? रोहन ने पूछा। नहीं यार, वो तो बड़ा बोरिंग काम था। अब मैं फ्रीलांसर हूँ, पैसों के बदले अलग अलग मिशन करता हूँ। हितेश ने जवाब दिया। फिलहाल मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे? रोहन ने पूछा। पैसा मिलेगा? हितेश ने पूछा। हाँ, जितना तुम्हें दूसरे मिशन का मिलता है उससे डबल, रोहन बोला। ये सुनते ही हितेश के चेहरे पर चमक आ गई और वो खुश होकर बोला, कब से शुरू करना है? कल से, रोहन ने जवाब दिया। ठीक है, एड्रेस भेज दे। हितेश बाइक स्टार्ट करते हुए बोला। भेज दिया, रोहन मोबाइल में टाइप करते हुए बोला। ठीक है, तो मिलते हैं कल। इतना कहकर हितेश ने कॉल कट कर दिया और फुल स्पीड से बाइक दौड़ाते हुए चल पड़ा। दरअसल खुद की सिक्योरिटी कंपनी खोलने से पहले रोहन किसी और की कंपनी में जॉब करता था। वहां उसकी मुलाकात हितेश से हुई थी। वो हितेश की स्किल से इंप्रेस हुआ था और दोनों दोस्त बन गए थे। हितेश से बात करने के बाद रोहन ने मोबाइल पर एक और शख्स का नंबर डायल किया, लेकिन उसे कॉल लगाने से पहले वो कुछ सेकंड के लिए रुक गया और खुद से बोला, उसे कॉल लगाना सही होगा या नहीं? वो इस काम के लिए बेस्ट तो है, लेकिन इतना सोचकर रोहन एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और फिर उसने कॉल लगा दी। हेलो चेतन, रोहन ने कहा। हेलो, आप कौन? सामने से एक पतली सी आवाज आई। ये सुनकर रोहन कंफ्यूज हो गया, क्योंकि चेतन की आवाज पतली नहीं बल्कि भारी थी। तुम चेतन तो नहीं लग रहे, क्या मैंने गलत नंबर लगा दिया? रोहन ने पूछा। नहीं, आपने बिल्कुल सही नंबर लगाया है। आप 5 मिनट वेट कीजिए, चेतन सर अभी थोड़ा बिजी हैं। कॉल पर मौजूद पतली आवाज वाले शख्स ने कहा। तभी रोहन के फोन पर एक चीयरिंग साउंड सुनाई दिया। चेतन, 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 चेतन। ये साउंड स्ट्रीट फाइट क्लब से आ रहा था, जहां 40 साल का चेतन एक लंबे चौड़े शख्स से फाइट करने मैदान में उतरा था। छोटा कद, तगड़ी बॉडी और सर पर एक भी बाल नहीं। चेतन एक सुतली बम की तरह था, जो दिखने में भले ही छोटा लगता था, लेकिन जब फटता था तो सबको हिलाकर रख देता था। वो अपने सर्कल में छोटा पैक और बड़ा धमाका के रूप में फेमस था। चेतन जब उस लंबे चौड़े शख्स के सामने मुकाबला करने खड़ा हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे हाथी के सामने खरगोश खड़ा हो। लेकिन जब चेतन ने लड़ना शुरू किया तो हाथी जैसे उस विशाल शख्स की बैंड बजा दी। महज 1 मिनट के अंदर उसने उस बड़े से शख्स को जमीन पर धराशायी कर दिया।
चेतन की फाइटिंग स्किल्स लाजवाब थी। वो जब किसी से लड़ना शुरू करता था तो उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जल उठती थी। उसे लड़ने में और लोगों को मारने में बहुत मजा आता था। यही वजह थी कि जब चेतन से पिटने के बाद उस लंबे चौड़े शख्स ने हार मान ली तो भी चेतन ने उसे मारना बंद नहीं किया। वो शख्स के फेस पर तब तक पंच मारता गया जब तक उसका चेहरा खून से सनकर लाल नहीं हो गया। जब चेतन का मन भर गया तो वो खड़ा हुआ। फिर फाइट करवाने वाला रेफरी चेतन के हाथ में प्राइज मनी देने लगा, लेकिन चेतन ने वो प्राइज मनी नहीं ली और उसे रेफरी के मुंह पर फेंकते हुए बोला, पैसे तुम रख लो, लेकिन अगली बार कोई तगड़ा ओपोनेंट लाना जिससे लड़ने में मजा आए। ये हाथी तो 1 मिनट भी नहीं टिक सका। इतना कहकर चेतन वहां से आगे बढ़ गया। तभी वो पतली आवाज वाला शख्स चेतन का मोबाइल लेकर उसकी ओर दौड़ा। चेतन भाई आपके लिए कॉल है। चेतन ने उससे अपना मोबाइल लिया और अपनी भारी आवाज में बोला, हेलो, कौन? चेतन, मैं रोहन बोल रहा हूं। सामने से आवाज आई, जिसे सुनते ही चेतन एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसके चेहरे पर अब आएगा मजा वाली मुस्कान आ गई। न्यू मिशन? चेतन ने रोहन से पूछा। समझदार हो, रोहन ने जवाब दिया। हड्डियां तोड़ने को मिलेगी? चेतन ने पूछा। हाँ, बहुत, रोहन ने जवाब दिया। ठीक है, टाइम और एड्रेस भेज दो, चेतन ने कहा और उसने कॉल कट कर दी। हितेश की तरह चेतन से भी रोहन की मुलाकात एक सिक्योरिटी कंपनी में ही हुई थी। चेतन का फाइट को लेकर जुनून देखकर रोहन दंग रह गया था। वो हितेश की तरह रोहन का अच्छा दोस्त तो नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे के स्किल्स की रिस्पेक्ट करते थे। हितेश और चेतन जैसे दो दमदार खतरों के खिलाड़ियों को अपनी सिक्योरिटी टीम में शामिल करके रोहन को तसल्ली हुई। अब वो रिया को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आहूजा के दुश्मनों को ढूंढने और अपने माँ बाप का क्लू खोजने जैसी दूसरी चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकता था। कुछ देर बाद रोहन रिया के कमरे में चला गया, जो मेडिसिन लेकर सो चुकी थी। रात के करीब 11 बजे शिप सिंगापुर पहुंच गया। रोहन ने रिया को जगाया। रिया, उठो। क्या? रिया ने नींद से जागते हुए कहा और रोहन को देखा। फिर बोली, अभी थोड़ा और सोने दो ना। और वो फिर दोबारा सो गई। इस पर रोहन ने रिया को जोर से हिलाया और बोला, तुम्हें अभी उठना होगा, टाइम नहीं है, सिंगापुर आ गया है। ये सुनते ही रिया की नींद एक झटके में उड़ गई। वो बेड से खड़ी हुई और खुश होकर बोली, क्या सिंगापुर आ गया? रोहन ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। फिर रिया ने कुछ ही मिनटों में अपना सारा सामान पैक कर लिया और रोहन से पहले खुद कमरे से बाहर निकल गई। जल्दी चलो रोहन, मुझे अब इस शिप में और नहीं रुकना। एक ही कमरे में पड़ी पड़ी बड़ी बोर हो गई थी, रिया ने रोहन को बुलाते हुए कहा। इस पर रोहन कमरे से बाहर आया और रिया को लेकर शिप से नीचे उतरने लगा। उधर शिप पर मौजूद क्रू भी अपना सामान उतार रहा था। इस क्रू में वो ऑरेंज टी शर्ट वाला मयंक नाम का शख्स भी मौजूद था, जो शिप से जा रही रिया और रोहन को बड़े ध्यान से देख रहा था। रोहन की नजर भी एक बार जाते जाते उस शख्स पर पड़ गई और फिर वो रिया को लेकर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। आराम से रोहन, क्या तुम्हें भी शिप से उतरने की इतनी जल्दी है? तेज कदमों से चल रहे रोहन को देखकर रिया बोली, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलकर घर जाना चाहिए, खतरा कभी भी हमारे सामने आ सकता है, रोहन ने कहा और वो रिया को लेकर फाइनली शिप से उतर गया। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, मेरे घर या पापा के घर? रिया ने पूछा। मिस्टर आहूजा के घर, वो ज्यादा सेफ है, वहां अभिमन्यु की ट्रस्टेबल और टाइट सिक्योरिटी है, रोहन ने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर मैं ड्राइवर को बुला लूं या हम टैक्सी से जाएंगे? रिया ने पूछा। डोंट वरी, मैंने हमारे जाने का बंदोबस्त कर दिया है, रोहन ने जवाब दिया। तभी वहां काला सूट पहने हथियार बंद 2 लोग आए और वो रोहन से बोले, सर, कार रेडी है, बैठ जाइए। फिर वो रोहन और रिया को ब्लैक कलर की बुलेट प्रूफ कार तक ले गए, जिसमें रिया और रोहन पिछली सीट पर बैठ गए। इस कार के आगे और पीछे भी एक कार थी और फिर ये तीनों कार आहूजा के बंगले पर पहुंच गई। रिया और रोहन जैसे ही बंगले के अंदर घुसे, ये तीनों कार वहां से चली गई। दरअसल रोहन के कहने पर इन कारों को जिग्नेश शाह ने भेजा था। सफर की थकान की वजह से
रिया और रोहन को बेड पर जाते ही नींद आ गई थी। वैसे तो रिया चाहती थी कि रोहन आज भी उसके कमरे में सोफे पर सो जाए, लेकिन रोहन को यह ठीक नहीं लगा। ऐसे में रिया ने रोहन के लिए उसके बगल वाला कमरा अरेंज कर दिया ताकि रिया को इमरजेंसी में जरूरत हो तो रोहन फौरन उसके पास आ सके। अगली सुबह रिया ने अपनी कंपनी ग्लो एंड शाइन जाना चाहा, क्योंकि पापा की मौत के बाद से वो अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसके चलते उसका बिजनेस डाउन भी जा रहा था। हालांकि रोहन ने रिया को कुछ और दिन अपने ऑफिस जाने से मना कर दिया था। आहूजा की मौत के बाद अभी माहौल गर्म था। ऊपर से अभिमन्यु और रामू काका भी अब नहीं रहे थे। ऐसे में रोहन रिया की सेफ्टी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। रिया रोहन की बात मान गई और उसने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। रिया ने जब अपनी कंपनी में अपडेट्स के लिए कॉल किया तो उसे अपने मैनेजर से पता चला कि उसकी कंपनी के शेयर्स काफी गिर गए हैं। उनके प्रोडक्ट्स की सेल भी डाउन हुई है। उन्हें सेल बूस्ट करने के लिए जल्द कोई बड़ी एड कैंपेन रन करनी होगी, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए जो फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। मैनेजर ने यह भी बताया कि उस अमेरिका वाले क्लाइंट मिस्टर फर्नांडिस का बार बार कॉल आ रहा था। वो ग्लो एंड शाइन के प्रोडक्ट्स अमेरिका में अपने ब्रांड के नाम से लॉन्च करने के बदले पहले से और बड़ी डील ऑफर कर रहा था। मैनेजर ने रिया को सजेस्ट किया कि वो डील के लिए हाँ कर दे ताकि उससे मिले पैसे से ग्लो एंड शाइन का डाउनफॉल रुक जाए। रिया अपनी मेहनत से बनाए प्रोडक्ट्स को किसी और के ब्रांड का नाम देने को तैयार तो नहीं थी, लेकिन घाटे में जा रही कंपनी के प्रेशर के चलते उसने एक बार और मिस्टर फर्नांडिस से बात करने का मन बना लिया। रिया ने अपना लैपटॉप ऑन किया और मिस्टर फर्नांडिस को वीडियो कॉल लगा दी। हेलो मिस रिया, कैसी हैं आप? वीडियो कॉल पर मौजूद मिस्टर फर्नांडिस बोले, मैं ठीक हूँ मिस्टर फर्नांडिस, और आप? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन यदि तुम मेरी डील के लिए हाँ बोल दो तो और भी बेहतर हो जाऊंगा। वैसे भी मुझे पता चला है कि तुम्हारा ब्रांड अभी लॉस में जा रहा है, तो ये डील तुम्हें बचा सकती है। मिस्टर फर्नांडिस ने रिया को मनाते हुए कहा। यह सुनकर रिया थोड़ी उदास हो गई और वो इस बारे में सोचने लगी। अब ज्यादा मत सोचो रिया, इससे बेहतर ऑफर तुम्हें नहीं मिल सकता। मिस्टर फर्नांडिस ने जोर देते हुए कहा। सोचूं नहीं तो क्या करूं मिस्टर फर्नांडिस, मैंने ये ब्रांड इतनी मेहनत से बनाया था। अमेरिका में इसे लॉन्च करना मेरा ड्रीम था, लेकिन अब आप चाहते हैं कि अपनी इस मेहनत का क्रेडिट यूं ही आपके ब्रांड को दे दूं। रिया ने दुखी मन से कहा। सॉरी रिया, बट आई डोंट थिंक यू हैव एनी अदर ऑप्शन। अपने ड्रीम को छोड़ो, कंपनी के फायदे का सोचो। मिस्टर फर्नांडिस रिया को मैनिपुलेट करते हुए बोले। रिया दुखी मन से इस डील के लिए हाँ करने ही वाली थी कि तभी रोहन रिया के कमरे में आ गया। वो दरवाजे के बाहर खड़ा ये सारी कॉन्वर्जेशन सुन रहा था। मिस रिया, रोहन रिया के पीछे खड़ा होकर बोला। अभी नहीं रोहन, एक जरूरी मीटिंग में बिजी हूं, डील को लेकर टेंशन में चल रही रिया ने कहा। तभी वीडियो कॉल पर मौजूद मिस्टर फर्नांडिस ने रोहन को रिया के पीछे खड़ा देख लिया। रोहन को देखते ही उसके होश उड़ गए। रोहन सर, आप? फर्नांडिस हड़बड़ाते हुए बोला। फिर वो रिया की ओर देखकर बोला, रिया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम रोहन सर को जानती हो? डोंट वरी, हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स अमेरिका में लॉन्च करेंगे, और वो भी तुम्हारे ब्रांड ग्लो एंड शाइन के नाम से। मिस्टर फर्नांडिस का अचानक बदला ये रूप देखकर रिया हैरान रह गई। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे जो डील ऑफर कर रहे थे वो तो... रिया कंफ्यूज होकर बोली। इस पर मिस्टर फर्नांडिस बोले, डोंट वरी, मेरा ऑफर और अमाउंट मनी सेम ही है। बस अब ब्रांड तुम्हारा होगा, और तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं तो मैं और बढ़ा देता हूं। फिर फर्नांडिस रोहन को देखकर बोला, सॉरी रोहन सर, मुझे नहीं पता था कि मिस रिया आपके साथ है, वरना मैं इनका ब्रांड काफी पहले ही अमेरिका में लॉन्च कर देता। ये सुनकर जैसे रिया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसके इतना मनाने पर भी फर्नांडिस नहीं माना, लेकिन रोहन को सिर्फ देखने भर से वो उसके ब्रांड को अमेरिका में लॉन्च करने के लिए राजी हो गया। आखिर कौन है ये रोहन, और क्यों से देखते ही फर्नांडिस की हवा निकल गई? क्या रिया के सामने खुल जाएगा रोहन का राज? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलीनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
रोहन को देखते ही रिया के अमेरिका वाले क्लाइंट के तेवर बदल गए थे। वो रिया का ब्रांड अमेरिका में लॉन्च करने को रेडी हो गया था। हालांकि रिया को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो अपनी मेहनत और दम पर ये ब्रांड अमेरिका में लॉन्च करना चाहती थी। उसे रोहन या किसी की जान पहचान का एहसान नहीं चाहिए था। देखिए मिस्टर फर्नांडिस, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। यदि आप सिर्फ रोहन को देखकर मुझे ये डील ऑफर कर रहे हैं तो रहने दीजिए। मैं अपना ब्रांड अमेरिका में लॉन्च करने का कोई दूसरा तरीका खोज लूंगी। रिया ने सख्त लहजे में अपनी बात सामने रखी। रिया की ये सोच देखकर पीछे खड़ा रोहन भी इंप्रेस हो गया था। उधर रिया की ये बात सुनकर मिस्टर फर्नांडिस बोले, देखो रिया, टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे ब्रांड के प्रोडक्ट सच में काफी यूनिक और अच्छे हैं। दे डिजर्व टू बी लॉन्च्ड इन अमेरिका। बट वो मैं ही था जो सेल्फिश हो गया था। मेरे मन में लालच आ गया था और तुम्हारे बेस्ट प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड के अंडर लॉन्च करने की शोहरत और दौलत पाना चाहता था। ये सुनकर रिया सोच में पड़ गई। फिर बोली, तो फिर आप रोहन को देखकर मुझे डील क्यों ऑफर कर रही हैं? इस पर मिस्टर फर्नांडिस बोले, मैं सारी दुनिया को धोखा दे सकता हूँ, लेकिन रोहन सर को नहीं, क्योंकि मिस्टर फर्नांडिस आगे कुछ कहते तभी रोहन बीच में आ गया और बोला, रिया अब मान भी जाओ, तुम्हारे प्रोडक्ट्स में कुछ तो बात होगी, तभी मिस्टर फर्नांडिस उसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वैसे भी अब तुम्हें मिस्टर आहूजा का बिजनेस भी देखना है, तो यदि तुम्हारा बिजनेस सॉर्ट आउट हो जाता है तो तुम पापा की बिजनेस पर ज्यादा फोकस कर पाओगी। रोहन की बात में रिया को दम लगा और वो मान गई। ठीक है मिस्टर फर्नांडिस, मेरा मैनेजर आपसे कांटेक्ट करके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेगा। लेट्स लॉन्च ग्लो एंड शाइन इन अमेरिका। ग्रेट रिया, राइट डिसीजन, मिस्टर फर्नांडिस बोले। फिर उन्होंने रोहन की ओर देखा और कहा, बाय रोहन सर, नाइस टू मीट यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। मेरे लायक कोई और काम हो तो बताना। इतना कहकर मिस्टर फर्नांडिस ने कॉल कट कर दी। मिस्टर फर्नांडिस के जाते ही रिया ने रोहन को शक भरी नजरों से घूरना शुरू कर दिया। व्हाट? रोहन ने पूछा, अब तुम मिस्टर फर्नांडिस को भी जानते हो? आखिर कौन हो तुम? इतनी जान पहचान तो किसी प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं होगी जितनी तुम्हारी है। रिया ने रोहन से कहा, अब सिक्योरिटी बिजनेस में जॉब करने के दौरान मेरी मुलाकात कई लोगों से होती है, तो कहीं ना कहीं से पहचान निकल ही आती है। रोहन ने बात घुमाते हुए कहा, चलो मान लिया, लेकिन मिस्टर फर्नांडिस तुम्हें सर सर कहकर क्यों बुला रहे थे? भला कौन रईस बिजनेसमैन एक मामूली से बॉडीगार्ड को सर कहता है? रिया ने रोहन को शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। इस पर रोहन ने कुछ देर सोचा और बोला, एक्चुअली ड्यूटी के दौरान एक बार मैं अमेरिका गया था। वहां मेरे क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के दौरान एक लड़की पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था। मैंने उस लड़की की जान बचाई थी। वो लड़की मिस्टर फर्नांडिस की बेटी थी। बस तब से वो मुझसे रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। रोहन ने सिचुएशन को बड़ी सफाई से सॉर्ट आउट कर दिया और रिया को भी इस स्टोरी पर यकीन हो गया। लेकिन असल में मिस्टर फर्नांडिस रोहन की सिक्योरिटी कंपनी का क्लाइंट हुआ करता था। लेकिन एक दिन फर्नांडिस का बिजनेस डाउन चला गया और वो कर्जे में डूब गया। ऊपर से उसकी बेटी को एक रेयर बीमारी हो गई थी, जिसके इलाज और ऑपरेशन के लिए करोड़ों रुपए चाहिए थे। तब रोहन ने पैसे देकर फर्नांडिस की हेल्प की थी। रोहन ये बात रिया को नहीं बता सकता था, वरना उसके सीक्रेट मिलेनियर होने का राज खुल जाता। इधर अपना प्रोडक्ट अमेरिका में लॉन्च होने की खबर सुनकर रिया बड़ी खुश हुई। लेकिन तभी रोहन ने उसे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर वो सीरियस और सैड हो गई। मिस रिया, मैं आपको मीटिंग के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन एक जरूरी बात बतानी थी। वो फीजी से अभिमन्यु और रामू काका की बॉडी सिंगापुर आ गई है। रोहन ने रिया से सीरियस होकर कहा। यह सुनकर रिया के चेहरे पर उदासी छा गई और फिर वो बोली, हम रामू काका और अभिमन्यु अंकल का फ्यूनरल खुद करेंगे। उन्हें प्रॉपर श्रद्धांजलि देकर विदा करेंगे। रामू काका का तो हमारे अलावा कोई नहीं था, बट अभिमन्यु अंकल की फैमिली है। तुम उन्हें खबर देकर बुलवा लो, और फ्यूचर में उन्हें कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो हम वो भी करेंगे। रिया की ये बात सुनकर रोहन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर बोला,
फ्यूनरल हमें आज ही करना होगा। हम उनकी बॉडी को और ज्यादा दिन नहीं रख सकते। और हाँ, हमें ये फ्यूनरल बहुत ही लो की रहते हुए करना होगा। हम सिर्फ जरूरी और खास लोगों को ही बुलाएंगे, क्योंकि ज्यादा भीड़ जमा कर हम और रिस्क नहीं ले सकते। इस पर रिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर रोहन बोला, मैं सिक्योरिटी टाइट करवा देता हूं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। दोपहर तक रोहन और रिया ने मिलकर अभिमन्यु और रामू काका के फ्यूनरल का इंतजाम कर दिया था। कुछ ही देर में अभिमन्यु का परिवार और अन्य जान पहचान वाले लोग आ गए और अभिमन्यु को नम आंखों से श्रद्धांजलि देने लगे। इस दौरान आहूजा कॉरपोरेशन से भी गिने चुने कुछ खास लोग आए, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जाकिर, मैनेजिंग डायरेक्टर ललित और मैनेजर पंकज भी शामिल थे। वैसे तो जाकिर को बुलाया नहीं था, लेकिन उसे अपने नेटवर्क से इस सीक्रेट फ्यूनरल की भनक लग गई थी और वो बिन बुलाए ही आ गया था। ललित और पंकज ने तो आते ही अभिमन्यु को श्रद्धांजलि दे दी, लेकिन जाकिर पहले रिया के पास आकर रुक गया। तुम्हारी फीजी ट्रिप कैसी रही मिस रिया? मिस्टर आहूजा की अस्थियां अच्छे से विसर्जित हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं आई? जाकिर ने एक फेक स्माइल के साथ पूछा। जवाब में रिया सैड होते हुए बोली, हाँ, पापा की अस्थियां तो अच्छे से विसर्जित हो गई, लेकिन अभिमन्यु अंकल और रामू काका एक हमले में मारे गए। लेकिन आप बच गई? जाकिर ने रिया को घूरते हुए पूछा। हाँ, रोहन ने मुझे बचा लिया। रिया ने पास खड़े रोहन की ओर इशारा करते हुए कहा। यह सुनकर जाकिर रोहन को एक नजर ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। फिर जाकिर जाने लगा। तभी रोहन ने उसे रोका और कहा, एक मिनट मिस्टर जाकिर, आप कुछ भूल तो नहीं रहे? इस पर जाकिर हैरान होकर रुक गया और उसने घबराहट भरी निगाहों से रोहन को देखकर पूछा, क्या? अभिमन्यु अंकल को श्रद्धांजलि देना, इसीलिए तो आप यहां आए थे, है ना? रोहन ने जाकिर की नीयत को टटोलते हुए पूछा। अरे हाँ, वो बात तो मैं भूल ही गया था, जाकिर ने बात को घुमाते हुए कहा। और फिर उसने बेमन से अभिमन्यु को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जाकिर रिया के पास आया और बोला, कल आपको हर हाल में ऑफिस आना होगा मिस रिया। मिस्टर आहूजा के जाने के बाद हमें बिजनेस रिलेटेड बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है। मैंने एक बोर्ड मीटिंग रखी है। उम्मीद है मिस्टर आहूजा के इस बिजनेस एम्पायर का बोझ आप अपने नाजुक कंधों पर उठा पाएंगी। ऑफ कोर्स, आखिर ये बिजनेस एम्पायर मेरे पापा ने इतनी मेहनत से जो खड़ा किया है, इसे मैं यूं ही जाया नहीं जाने दूंगी। रिया ने फुल कॉन्फिडेंस से अपनी बात कही, जिसे सुनकर जाकिर को कोई खास खुशी नहीं हुई और वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ देर बाद रामू काका और अभिमन्यु को शमशान घाट ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। रिया और रोहन भी वहां मौजूद थे। शाम होते होते रोहन रिया को लेकर आहूजा के बंगले के लिए निकल पड़ा। रास्ते में रिया रामू काका और अभिमन्यु की मौत से अभी भी दुखी थी। उसे उन लोगों पर गुस्सा आ रहा था जिन्होंने उन्हें मारा। रोहन, एनी आइडिया अभिमन्यु अंकल और रामू काका की मौत का जिम्मेदार कौन है? अंदर गुस्से से भरी रिया अचानक बोल पड़ी। फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैंने कुछ लोगों को इस काम पर लगाया है। हमें जल्द पता लग जाएगा कि कौन तुम्हें मरवाना चाहता है और किसकी वजह से अभिमन्यु अंकल और रामू काका अब हमारे बीच नहीं रहे। ड्राइव कर रहे रोहन ने रिया से कहा। इस पर रिया कुछ देर चुप रही और फिर बोली, रोहन, प्रॉमिस मी, इन सब के पीछे जो भी शख्स है तुम उसे नहीं छोड़ोगे। पहले उन्होंने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया और फिर अभिमन्यु अंकल और रामू काका भी चले गए। यदि वो लोग मुझे मिल जाएं, तो मैं उनका कचूमर बना दूंगी। इतना कहकर रिया गुस्से से तिलमिला उठी। तभी रोहन ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, उन लोगों को मैं देख लूंगा। फिलहाल तुम कल की बिजनेस मीटिंग की प्लानिंग करो। उस जाकिर के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। उसकी बातों से लगा कि वो नहीं चाहता है कि तुम आहूजा कॉरपोरेशन की बागडोर अपने हाथों में लो। इस पर रिया बोली, हाँ, अभिमन्यु अंकल ने भी कहा था कि जाकिर की नजर हमेशा पापा की कुर्सी पर थी। पापा भी उस पर कोई खास भरोसा नहीं करते थे। एग्जैक्टली, इसलिए हमें इस जाकिर से एक्स्ट्रा सावधान रहना होगा और मिस्टर आहूजा के दुश्मनों से भी। फीजी के नाकाम हमले के बाद वो अब और भी एग्रेसिव हो सकते हैं।
इसलिए हमें उनसे भी बचना होगा, रोहन ने कहा। इस पर रिया ने सीरियस होकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी कुछ देर रुककर रोहन बोला, रिया, मुझे तुम्हें एक और जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो, रिया ने जवाब दिया। अब खतरा पहले से और ज्यादा बढ़ चुका है और दुश्मनों की तलाश में मुझे कई बार तुम्हें अकेला छोड़कर बाहर भी जाना पड़ सकता है, इसलिए मैंने कुछ मदद बुलाई है। यह सुनकर रिया हैरान हो गई और बोली, मदद? कैसी मदद? मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करेंगे। आई होप यू डोंट माइंड, रोहन ने कहा। इस पर रिया ने गाड़ी चला रहे रोहन की ओर देखा और कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें जितनी हेल्प बुलानी है बुला लो, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। आई रियली नीड यू। इतना कहते हुए रिया इमोशनल हो गई, जिस पर रोहन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। उधर आहूजा के बंगले के बाहर हितेश अपनी बाइक लेकर आ गया था, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे अंदर नहीं आने दिया और कहा, रोहन सर आएंगे उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। ऐसे में हितेश बाहर खड़ा रोहन के आने का इंतजार करने लगा। तभी वहां ब्लैक कलर की एक ओपन जीप आई। उसमें छोटी हाइट लेकिन तगड़ी बॉडी वाला चेतन मौजूद था। उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी। उसके सिर पर टोपी, आंखों पर काला चश्मा भी था। वो भी रोहन के बताए एड्रेस को फॉलो करता हुआ आहूजा के बंगले पर आ गया था। उसे भी सिक्योरिटी ने हितेश की तरह बाहर रोहन के आने तक खड़े रहने को कहा। हितेश और चेतन एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो इस बात से भी अनजान थे कि उन दोनों को रोहन ने ही बुलाया था। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर ही खड़े थे। वो एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये नमूना यहाँ क्या कर रहा है। तभी चेतन ने अचानक से सड़क पर पुशअप्स लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि रोहन की वजह से उसका शाम का वर्कआउट शेड्यूल बिगड़ गया था। हालांकि पुशअप्स लगाते समय चेतन के सिर पर रखी टोपी नीचे गिर गई और उसका गंजा सर चांद सा चमकने लगा। ये देखकर पास खड़े हितेश की हंसी छूट गई, लेकिन जब चेतन ने हितेश को हंसते हुए देखा तो उसे गुस्सा आया। वो खड़ा होकर हितेश के पास गया और उसे धमकाते हुए बोला, हंस क्या रहा है बे लंबू? इस पर हितेश बोला, मेरी मर्जी में हंसू या रो, तुझे क्या है बे गंजे? गंजा किसको बोला बे? चेतन गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, अब यहां तू ही एक उजड़ा चमन है तो तुझे ही बोलूंगा ना, या तेरे ऊपरी माले की तरह तेरे अंदर का माला भी खाली है। इतना कहकर हितेश जोर जोर से हंसने लगा। इस पर गुस्से से आग बबूला हो गए चेतन ने उसे धक्का दे दिया। अबे 4 फुटिए, तेरी इतनी हिम्मत! इतना कहकर हितेश ने भी चेतन को पुश कर दिया और देखते ही देखते दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। हितेश अपनी स्लिम फ्लेक्सिबल बॉडी और कराटे वाले मूव से फाइट कर रहा था, तो वहीं चेतन किसी स्ट्रीट रेसलर की तरह हितेश पर टूट पड़ा था। एक नहला था तो दूसरा दहला। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब चेतन हितेश के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर फेंकने वाला था, तो वहीं हितेश चेतन पर गन तानकर खड़ा हो गया था। ये दोनों एक दूसरे की जान लेने ही वाले थे कि तभी अचानक दोनों के बीच एक गाड़ी आकर रुक गई और गाड़ी के अंदर से आवाज आई, रुक जाओ दोनों के दोनों, अभी! फिर गाड़ी का गेट खुला और अंदर से रोहन बाहर आया। रोहन को देखकर हितेश ने अपनी गन जेब में रख ली। वहीं चेतन ने हाथ में पकड़ा बड़ा सा पत्थर दूर फेंक दिया। फिर कार से रिया बाहर निकली। रिया, इनसे मिलो, ये है हितेश और चेतन। ये दोनों अब से 24 घंटे हमारे साथ रहेंगे। रोहन ने हितेश और चेतन का इंट्रोडक्शन कराते हुए रिया से कहा, तो अब क्या होगा आगे? चेतन और हितेश की एंट्री के बाद ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी? क्या उनकी वजह से रिया और रोहन के रिश्ते में कोई फर्क पड़ेगा? क्या रोहन इन दोनों की मदद से रिया को प्रोटेक्ट कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।